Hello, good afternoon, Assalamu alaikum. Welcome to everybody in HRDC BAMO 4th Online Faculty Induction Program. Myself, Dr. Shaheen Parveen, Assistant Professor, Maulana Azad Urdu National University, Center of Teacher Education. In this particular video, I am going to present a seminar on the topic Changing Assessment Towards a New Assessment Paradigm. So, in this topic now we will see about the assessment paradigm. What is mean by, first of we see what is the objective of this seminar. In this seminar we will discuss about to define the topic. टॉपिक मीन्स जो हमने टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं सेमिनार का, उस टॉपिक को किस तरह हमें डिफाइन करना है. सेकंड, टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पैराडियम. व्हाट इज मीन्स बाय द पैराडियम. टू एक्सप्लेन द पर्पस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट. टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट. Next objective of this seminar is to describe the formative and summative assessment. One of the most important objective of this topic that I have chosen for the seminar is that the assessment, the discuss about the 360-degree holistic assessment. And next one is the continuous and comprehension evaluation. Now we will see one by one how to achieve our objective during this seminar. First we see what is the meaning of paradigm. पैराडियम किसे कहा जाता है. जनरली हम ये कहते हैं कि जब कोई चीज़ होती है और उसको कुछ नया पर्सपेक्शन या कुछ नई थिंकिंग या कुछ नई चेंजेस आ रही है अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से जो चेंजेस हो रही है उसे हम पैराडियम कहते हैं. तो इसी तरह हमारे असेसमेंट को लेके हमारी थिंकिंग जो बदली है उसे हम कहेंगे पैराडियम असेसमेंट. तो पैराडियम मतलब इट इज़ अ सेट ऑफ अजम्पशन, कंसेप्ट, ड्यूरेशंस, वैल्यूज, practices and constitutes a way of viewing the reality for the community that share them. तो reality for the community means that जो हमारा assessment systems है, जो traditional assessment systems था, अब जो नया assessment systems है, there are the lots of differences and lots of changes among them. और वो changes कैसे आई है according to our community need के हिसाब से हमारा assessment जो purpose है, assessments का जो प्रोसेस है वो टोटली यहाँ पे अब डिफरेंट हो गया है. तो इट मीन्स दैट्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग जो हुई है हमारे इसमें उसे हम कहेंगे असेसमेंट पैराडियम. तो यहाँ आप बाकायदा देख सकते हैं कि मैंने जो फिगर्स डाली है कि पैराडियम शिफ्ट मतलब हमारा जो पुराना असेसमेंट मेथड था और अभी हम नए असेसमेंट की तरफ जो शिफ्ट हो गए हैं उसे हम कहेंगे पैराडियम. तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि पैराडियम जो हम शिफ्ट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर टाइम बीइंग जो चेंजेस होती है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग, उसके हिसाब से जो हमारी चेंजेस होती है उसे हम कहते हैं पैराडियम. तो सबसे पहले जब हम पैराडियम शिफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो पहला कंसेप्ट क्या है, हम किस चीज़ की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं. जैसे आज जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा टीचर सेंटर होने के बजाय अब हमारा न्यू टोटल शिफ्ट हो गया है जो टीचिंग सिस्टम टूवर्ड्स द चाइल्ड सेंटर. इंस्टेड ऑफ टीचर सेंटर इट बिकम चाइल्ड सेंटर हो गया है. तो थ्योरी क्या थी हमारी यहाँ पे कि टीचर सेंटर के जगह हमने चाइल्ड सेंटर ले लिया है. तो इस तरह जो चेंज होता है हमारा उसी को हम कहेंगे पैराडियम. तो यहाँ पे हम पैराडियम किसका ले रहे हैं, असेसमेंट्स का ले रहे हैं. तो जब पैराडियम शिफ्ट की तरफ हम जाते हैं तो ये जो थ्योरीज है हमारा मकसद क्या है, उसमें हम क्या करना चाहते हैं, प्रिडिक्शन
पहले थ्योरी तैयार करेंगे, यूज द थ्योरी टू मेक अ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शंस करने के लिए हमें पहले थ्योरी तैयार करनी पड़ती है। जैसा कि पहले जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम्स हुआ करता था, वो एग्जाम्स ओरिएंटेशन जो रहता था मैक्सिमम कैसा रहता था, स्टूडेंट्स का बुकिश जो नॉलेज रहती थी वो नॉलेज के बेसिस पे ही हम एग्जाम्स लिया करते थे। अब हमने चेंज किए हैं, हम किसकी तरफ चले गए हैं, हम हमारा असेसमेंट सिस्टम्स कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशंस की तरफ चले गया है। नेक्स्ट जो आया है हमारा, उसके बाद में हमारा 360 डिग्री होलिस्टिक्स आ गया है। इस तरह के जो असेसमेंट में चेंजेस हो रही है उसे हम कहते हैं पैराडिगम शिफ्ट। तो पैराडिगम हम शिफ्ट हो गए हैं पुराने असेसमेंट से नए असेसमेंट की तरफ। तो पैराडिगम असेसमेंट क्या कहेंगे हम? देयर हैज बीन अ पैराडिगम शिफ्ट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ असेसमेंट। टीचर एजुकेशन फील्ड में अभी मैंने बताई हूँ, जिस तरह के पहला जो हमारा होता था कि टीचर सेंटर हुआ करता था, अब वो शिफ्ट किधर हो गया है? टूवर्ड्स द चाइल्ड सेंटर की तरफ हो गया है। दैट इज द शिफ्ट हो गया है। इसी तरह नई नई पॉलिसीज आती रहती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो पॉलिसीज होती है, वो जो डिसीजंस लिया जाता है, वो डिसीजंस को, वो पॉलिसीज को हम थ्योरी में, प्रोडक्शन में, फिर एक्सपेरिमेंट करके, फिर उस पर ऑब्जर्वेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देयर इज ए कंटिन्यूअस चेंज इन असेसमेंट, दैट इज द पैराडिगम। तो here we clear the concept of paradigm. नेक्स्ट उस पे जाएंगे हम कि हमारे जो नेक्स्ट स्लाइड्स देखेंगे तो असेसमेंट फॉर लर्निंग। हम असेसमेंट करते क्यों है? सबसे पहले तो हमारा ये एक मकसद रहता है कि असेसमेंट हम करना क्यों चाहते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि हमारे लर्नर ने कितना सीखा है, ये जांचने के लिए, ये चेक करने के लिए हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग इट इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट क्रिएट्स feedback which is then used to improve the students performance। अब ये जो डेफिनेशन से बताया हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका मतलब क्या होता है कि हमने स्टूडेंट्स को लर्निंग करना है, और लर्निंग अगर उसकी कहीं कमी पेशी रह गई है तो हमें वहाँ पे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव ही करना है। दैट इज एज द असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो रिसर्च शोज दैट these strategies particularly help low achieving students to enhance their learning। तो हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग होनी चाहिए, उसका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, improve the performance of students। तो यहाँ पे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग यहाँ पे देखेंगे। अब हम जैसा कि हमारा टॉपिक है असेसमेंट पैराडिगम, तो पहला हमारा असेसमेंट पैराडिगम क्या था, ओल्ड पैराडिगम क्या है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। द ओल्ड पैराडिगम अकॉर्डिंग टू शेपर्ड ये कैसे था, यूज द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, यानी कि पुराना जो असेसमेंट हमारा टेक्निक्स थी वहाँ पे हम जो फॉलो करते हैं। देखिए जो पहले जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम्स था तो वहाँ पे क्या होता था कि साल भर पढ़ाया जाता था, साल भर पढ़ाने के बाद बच्चों का एक सेमेस्टर या एक कोर्स खत्म होने के बाद एंड ऑफ द कोर्स या एंड ऑफ द सेमेस्टर पे एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता था। तो वो एग्जाम्स के बेसिस पे बच्चों को बोला जाता था उनके परफॉर्मेंस के बारे में। वहाँ ये ज़रूरी नहीं हो जाता क्या कि यहाँ पे हमने जब उनका एग्ज़ाम्स ले लिए, उनका रिजल्ट दे दिया, उनको ग्रेड दे दिए, तो देयर इज़ द नो प्रोविज़न ऑफ फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। वहाँ पे कोई चांसेस नहीं होती थी कि हम स्टूडेंट्स का किस तरह का इम्प्रूवमेंट यहाँ पे कर सकते थे। तो ये हमारा ओल्ड पैराडिगम था। तो इवॉल्यूट द फीडबैक हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड ही नहीं कर सकते थे। जब हमने एग्जाम्स ले लिए, उनको असिस्ट कर लिए, उनके हाथ में उनको रिजल्ट दे दिए, वहां पे हमारा ओल्ड ऑब्जेक्टिव यही रहता था कि बच्चों को असाइन द ग्रेड वहां पे दे देना चाहिए। दैट इज द इवैल्यूएशन होता था। लर्निंग इज सीक्वेंस एंड हियरार्किकल एंड एक्सप्लिसिटली टॉट। लर्निंग इज सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पे जो लर्निंग दी जा रही थी स्टूडेंट्स को, यहाँ पे
साल के एंडिंग पे एग्जाम्स लिया जा रहा था, तो वहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं हो जाता था कि बच्चों को हम मोटिवेट भी कर सके हैं। सिर्फ हम एक पर्टिकुलर टेंटेटिव उनको बता सकते थे रिजल्ट के बेसिस पे कि आपका परसेंटेज इतना है, आपने ये सब्जेक्ट में इतना परफॉर्म्स किया है, इट इज़ बेटर टू चूज दैट डिपार्टमेंट या दैट फैकल्टी या फिर दैट सब्जेक्ट, आप उसको आपके फर्दर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमारा ओल्ड पैराडियम था। अब ये ओल्ड जो पैराडियम था उसको हमने शिफ्ट किए हैं टूवर्ड द न्यू पैराडियम में। तो अब न्यू पैराडियम में क्या होता है, फर्स्ट ये देखेंगे चेकिंग टू यूज व्हाट दे हैव लर्न, हाउ टू इम्प्रूव एंड व्हाट एक्सटेंड। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चों की लर्निंग हो रही है तो उसने कितना लर्न कर लिया है, कितना उसने सीख लिया है, एंड हाउ टू इम्प्रूव। अगर उसकी वहाँ कहीं लर्निंग में कमी पेशी है तो हम वहाँ पे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो इम्प्रूव करते हैं हम किस तरह ले सकते हैं, जिस तरह हमारा जो CCE आया था, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशंस में, वहाँ पे एग्जामिनेशंस पैटर्न को टोटली चेंज कर दिया गया था। वहाँ पे बच्चों के या स्टूडेंट्स को हम जो है ना क्या बोलते, यूनिट टेस्ट के ज़रिए, डेली ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बच्चों को देख कर बच्चों को असिस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे हम इमीडिएट देख सकते हैं कि बच्चे ने कितना लर्न किया है कि नहीं किया है। अगर वहाँ पे उसकी लर्निंग नहीं हो पाई है तो हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। हम नेक्स्ट आगे जा सकते हैं, बच्चों को गाइडेंस देके, फीडबैक देके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। सेकंड यह है कि द स्टूडेंट इज मोर इन्वॉल्व सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। जैसे कि कहा जाता है कि बच्चे जो है खुद से ज्यादा सीखते हैं अपने पीयर के अंदर। पीयर्स मीन्स अपने दोस्तों के बीच में, अपने हम उम्र जो स्टूडेंट्स रहते हैं, हम ख्यालात जो स्टूडेंट्स रहते हैं, उनके बीच में रह के उनकी लर्निंग ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो लर्निंग, जो हमारा न्यू असेसमेंट आया है, न्यू टीचिंग टेक्निक जो इन्वॉल्व हुई है, उसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग के दौरान स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ एंड पीयर्स के दौरान बेहतर तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जब स्टूडेंट्स अपने पीयर के दौरान पीयर स्टूडेंट्स के दौरान अपनी जब लर्निंग करता है तो यहाँ पे टीचर उसे सिर्फ इतना गाइड करती है कि स्टूडेंट अपने सेल्फ असिस्टेंट करने के लायक यहाँ पे हो गया है। कि देखो, जब भी स्टूडेंट्स जब लर्निंग करते हैं तो अपने पीयर्स का एक अलग प्रेशर्स रहता है कि भाई स्टूडेंट्स ने अपने दोस्तों के बीच में क्या रह के सीखा है, हमारे दोस्त इतना आगे बढ़ गए हैं, मुझे ये नहीं आ रहा है। इस तरह का बच्चों में क्या होता है, एक सेंस डेवलप्ड हो जाता है, और वो एज ए टीचर्स को जो वहाँ पे उसका डर रहता है, खौफ रहता है कई बार, तो वो इंस्टेड ऑफ फियर ऑफ टीचर दे लर्न इजीली अमंगस्ट देयर फ्रेंड्स। तो इसे कहेंगे हम पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट हमारा जो नया पैराडियम की तरफ जा रहे हैं उसे NEP ने भी बहुत फोकस किया है। NEP जो अभी 2020 आया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि टीचर्स 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। तो 360 होलिस्टिक असेसमेंट क्या होता है, हम इसको आगे देखेंगे। तो बिफोर वी गोइंग towards the assessment, first we think about the evaluations। हम स्टूडेंट्स का यहाँ पे इवैल्यूएशंस कर रहे हैं। देखिए, इवैल्यूएशंस करने का मकसद क्या होता है हमारा, इवैल्यूएट कर रहे हैं मतलब, देखिए हमें असेसमेंट्स के प्रोसेस से गुजर कर ही जाना होता है इवैल्यूएशंस करने के लिए। तो इवैल्यूएट करने के लिए हमें असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, हमारे पास दो स्कूल है, एक स्कूल A और एक स्कूल B। एक स्कूल जो है नंबर A, वहाँ पे एग्जाम्स जो लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के, वो साल के एनुअल पैटर्न से लिया जाता है, ठीक है। सेकंड जो है हमारा स्कूल, वहाँ पे एक साल के अंदर 4 एग्जाम्स लिए जाते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ बेहतर कह सकते हैं कि कौन से स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, कौन से स्कूल्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली द स्कूल बी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? यहाँ पे स्कूल्स में बच्चों के 4 बार एग्जाम्स या 4 बार उनका असेसमेंट हो रहा है। 4 बार असेसमेंट से क्या होता है, अगर एक असेसमेंट लिए हैं वहाँ पे बच्चों में कुछ लर्निंग अच्छी तरह से नहीं हुई है तो वहाँ पे प्रोविजन हो जाता है इम्प्रूवमेंट के। टीचर वहाँ पे गाइड करेंगे, फीडबैक देंगे और फिर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी हम कोई इवोल्यूशन करना चाह रहे हैं तो उसे हमें असेसमेंट प्रोसेस से गुजर कर ही जाना पड़ेगा। तो इवोल्यूशन इज एजुकेशन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो अब कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन हम ये कह सकते हैं कि इट इज द provide the valuable feedback on the design and the implementations of educational प्रोग्राम। जिस तरह मैंने कही कि दोनों स्कूल्स है, एक स्कूल्स में जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उनका असेसमेंट जो है टाइम टू टाइम एटलीस्ट 4 बार ले रहे हैं, तो उनका एजुकेशनल प्रोग्राम ऐसा है कि बच्चों को हम टाइम टू टाइम वैल्यूएबल फीडबैक वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशंस। नेक्स्ट हम स्लाइड में देख रहे हैं कि इवोल्यूशन evolutions quite often is regarded as an end of the course activity rather than the integral part of the total curriculum। तो integral part of the total curriculum ये है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चों का हम पूरी तरह के से जो भी एग्जाम्स लेते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों में जो लर्निंग नहीं हो रही है वो हम जज नहीं कर पाते हैं बराबर से। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल कैरिकुलम। अब जब भी कोई एक टीचर क्लासरूम के अंदर टीचिंग करने जाता है तो उसके सामने 5 क्वेश्चन जरूर रहते हैं कि हाउ इट बिकम द सक्सेसफुल टीचर। एक सक्सेसफुल टीचर उसने किस तरह होना चाहिए, ये सवालात उसके दिमाग में हमेशा रहते हैं। तो पहला सवाल ये रहता है कि व्हाट फॉर शुड आई टीच अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम ये बच्चों को ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका बच्चों का आगे डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं, इसका ये सब्जेक्ट जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा है फ्यूचर्स के अंदर डे टू डे लाइफ के अंदर इसका इस्तेमाल क्या है, ये चीज़ उसने ध्यान में रखनी चाहिए। सेकेंड, व्हाट शुड आई टीच इन दैट सब्जेक्ट, हमें ये सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना तो आता ही है और क्या पढ़ाना है। थर्ड, हाउ शुड आई टीच वेल, मैं किस तरह इसे पढ़ाऊं और व्हाट द स्टूडेंट कैन लर्न, स्टूडेंट इसे किस तरह हासिल कर रहे हैं ये भी उसे हमारे दिमाग में टीचर्स के एक रहता है। हाउ बेस्ट आई टीच एंड हाउ बेस्ट द स्टूडेंट है लर्न, दोनों हो यहाँ पे कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे कैसे दूँ, यहाँ पे ये देखा जाता है। एंड हाउ बेस्ट द स्टूडेंट है लर्न, स्टूडेंट ने किस तरह इसे हासिल किया ये भी हम देखते हैं। इन व्हाट वे कैन आई इम्प्रूव माई टीचिंग। देखिए जब भी हम इवैल्यूएशंस करते हैं, जब भी हम एग्जाम्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर टीचर्स के अंदर कुछ कंसेप्ट पढ़ाया और वो कंसेप्ट पढ़ाने के बाद अगर हम डिस्कशन सेशंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट डिस्कशन में अगर क्वेश्चंस के आंसर टीचर्स को नहीं मिल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई इम्प्रूव माई टीचिंग। मेरी जो मेथड ऑफ टीचिंग थी, मैंने जो स्ट्रैटेजी तैयार कर कर आई थी, मैंने जो प्लानिंग कर कर आई थी, यहाँ पे मैंने चेंज करनी चाहिए। तो इवैल्यूएशन से क्या होता है, इट गिव फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट्स को भी एंड टीचर्स को भी। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट जाएंगे हम मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन। तो मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, इट इज the quantitative description of learner achievement as well as the quality descriptions of learner ability। यहाँ पे देखो प्लस दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी, इन दोनों को हम जब मिला रहे हैं
तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट अबाउट द अचीवमेंट एंड एबिलिटी, हम यहाँ पे जज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दी थी कि 2 स्कूल्स है, अगर हम उनके पूरा परफॉर्मेंस नहीं जाग रहे हैं, हम सिर्फ उसको इवोल्यूट कर रहे हैं कि भाई स्कूल ए जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं है, हम सिर्फ जज कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं। सेकंड स्कूल जो है वहाँ पे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम इवोल्यूशंस के बाद हम सिर्फ वहाँ पे वैल्यू को जज कर सकते हैं। बाद यहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट करना मतलब इवोल्यूशंस करना हो जाता है। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का एजुकेशन, हम जब बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो हमारा मकसद क्या होता है, चेंज इन द बिहेवियर इन द स्टूडेंट। लर्निंग कब हो रही है, जब उसका बिहेवियरल चेंज हो रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की लर्निंग हुई है। तो ये जो चीज़ें हमारे के क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आता है। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट कंडक्ट करे, टेस्ट 10 मार्क्स का, वहां पे बच्चे ने 8 लिया, 7 मार्क्स लिया, दैट इज द इट इज इन फॉर्म ऑफ द क्वांटिटी। और क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, हम स्टूडेंट्स को वहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लास के अंदर कि बच्चा क्लास के अंदर रिस्पॉन्स कैसा देता है क्वेश्चंस का, आंसर्स का, उसकी रेगुलरिटी कितनी है, उसकी पंक्चुअलिटी कितनी है, वो कोकुलर एक्टिविटीज के अंदर कितना पार्टिसिपेटेड कर रहा है, वो जो हम जज कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर हो जाता है। और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी जब दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं तो वहां पे हम वैल्यू जजमेंट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे कि एजुकेशनल इवोल्यूशंस यहाँ पे स्टूडेंट्स का हुआ है। तो इसकी जरूरत क्यों हुई है, इवोल्यूशंस की जरूरत क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रिपेयरिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव फ्रेम करने के लिए, असेसिंग द लर्नर नीड्स, लर्नर्स की क्या नीड है ये मालूम करने के लिए हम इवोल्यूशंस करते हैं, फीडबैक टू द स्टूडेंट्स देने के लिए है, असाइनिंग द ड्यूटीज टू द स्टूडेंट्स, कैरिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए है, रिपोर्टिंग द प्यूपल प्रोग्रेस टू पेरेंट्स, स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वो पेरेंट्स के नोटिस में लाने के लिए भी हम इवोल्यूशंस यहाँ पे करते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने के, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग कर सकते हैं कि उसको कौन से सब्जेक्ट के अंदर फर्दर स्टडी करनी चाहिए, इसके लिए भी हम इवोल्यूशंस का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द नीड ऑफ द इवोल्यूशंस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशंस जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक पे तरफ जाएंगे हम, तो इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। हम देखिए इवोल्यूशंस में हम दोनों चीज ले रहे हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। तो इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब हम ब्रॉड वे में ले रहे हैं, कॉम्प्रीहेंसिव मतलब जिस तरह हम कंटिन्यूअस कॉम्प्रीहेंशन इवोल्यूशंस ले रहे हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द बोथ कॉलेस्टिक अचीवमेंट एंड नॉन कॉलेस्टिक अचीवमेंट, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों को हम यहाँ पे इवोल्यूट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशंस हो जाता है। चाइल्ड सेंटर इवोल्यूशन इज ए चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, क्योंकि फोकस किस पे रहता है, हमारा चाइल्ड पे रहता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है हमारा, इंस्टेड ऑफ टीचर सेंटर इट बिकम द चाइल्ड सेंटर हो गया है। नेक्स्ट, रेमेडियल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इवोल्यूशंस। यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं बच्चों में कहीं कमी पेशी हो जाती है तो हम उसको वहाँ पर बेहतर तरीके से रेमेडियल दे सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बच्चों को कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, उसे वहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को हम रेमेडियल कब करते हैं, रेमेडियल करने के लिए हमें टीचर्स ने कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में मालूम होनी चाहिए। कब, क्यों, सबसे पहले हम ये करेंगे कि बच्चा जब एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको कहाँ पे कमी आ रही है, जैसे कि पूरे सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट के अंदर ऐसा उसका मैथ्स में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो हम स्टूडेंट्स को जज करेंगे कि भाई इसका परफॉर्मेंस मैथ्स में क्यों अच्छा नहीं है। तो उसके लिए टीचर्स ने क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले
उसने बच्चे का जो है जो स्टूडेंट्स है उसका पर्सनली इंटरव्यू मतलब एक फॉर्मल टॉक की तरह कि भाई आप में क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्यों मैथ्स का समझने में आपको डिफ़िकल्टी कहाँ फेस कर रहे हैं, कि आपका पुराना कंसेप्ट अच्छा नहीं है, प्रीवियस नॉलेज आपको बराबर नहीं है, या मेरा मेथड ऑफ टीचिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह का जो फॉर्मल डिस्कशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटरव्यू बेसिस पर भी हम स्टूडेंट्स को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेरेंट्स से मिलके पेरेंट्स से हम इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है क्या जिसकी वजह से वो बराबर फोकस नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है क्या बोलते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो है उसके, जब हम एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में जब जाता है, तो सेकंड क्लास का उसका रिजल्ट देखेंगे हम, उसका वहाँ पे कहाँ गलतियाँ है, क्या परफॉर्म, क्योंकि अक्सर जो होता है हम जब स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो पोर्टफोलियो के अंदर ईच एंड एवरीथिंग वी शुड मेंशन देयर, तो यहाँ पे बच्चों के हर चीज़ यहाँ पे मेंशन हो जाती है, तो इसलिए हम पोर्टफोलियो को भी रेफर कर सकते हैं उसको रेमेडियल टीचिंग करने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए, टीचिंग मेथड के लिए, कॉमन प्रैक्टिस के लिए, मल्टीपल एस्पेक्ट्स है इसके अंदर, हम ये सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक था कि असिस्मेंट क्या होता है। असिस्मेंट का मतलब देखिए ये होता है कि वहाँ पे असिस्ट कर रहे हैं, मतलब हम बच्चे को बिठाकर वहाँ पे गाइड कर रहे हैं, उसको हम बेहतर तरीके से समझा रहे हैं, दैट इज मीन ऑफ द असिस्मेंट। यानी कि स्टूडेंट्स को जो नॉलेज है वो नॉलेज में कहीं ना कहीं उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसकी नॉलेज में उसका बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर वो अच्छी तरीके से उसका परफॉर्मेंस दे रहा है, कहीं ना कहीं उसमें बेहतर इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उसे हम कहेंगे कि वहाँ पे बच्चों का असिस्मेंट अच्छा हुआ है। क्यों अच्छा हुआ है? क्योंकि टीचर्स ने फुल्ली तरीके से वहाँ पे उसको गाइड किया है। तो अब हम ये देखते हैं कि जब भी हम असिस्मेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी काम हम करने जाते हैं तो प्लानिंग होनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसी तरह जब हम असिस्मेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे भी प्लानिंग ज़रूरी है। क्यों प्लानिंग ज़रूरी है? कि उससे हमको आउटकम अच्छे से मिलता है। तो प्लानिंग करने के लिए इट इज़ द सिस्टमेटिक प्लानिंग होना चाहिए, कलेक्शंस एंड एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द स्टूडेंट्स होता है असिस्मेंट्स के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें आती है? यहाँ पे हम बेहतर देख सकते हैं कि यहाँ पे इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, यानी कि हम डाटा जमा कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बारे में, इंटरप्रेटिंग, उसको कुछ इंटरप्रेट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बच्चों का असेसमेंट करने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं, सिस्टमेटिक प्लानिंग, कलेक्शंस ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा एंड रिपोर्टिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि रिपोर्ट करना है उसके तुलबा के बारे में। किसको रिपोर्ट करनी रहती है? हमें हमारे हायर अथॉरिटी को, बच्चों के पेरेंट्स को रिपोर्ट करना है। किसके बारे में रिपोर्ट करना है? कि वो उसकी लर्निंग किस तरह से हुई है। इसीलिए हम असेसमेंट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि असेसमेंट जो होता है वो तुलबा का डेवलपमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखे कि असेसमेंट किसे कहा जाता है। तो असेसमेंट हम किसे कहते हैं? असेसमेंट इज अ process of gathering relevant informations about the students। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पिक्चर्स बहुत अच्छी तरह से डाली हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन एंड असेसमेंट। अभी तक हमने यहाँ पे दो चीज़ देखे हैं, इवोल्यूशंस क्या होता है और असेसमेंट क्या होता है। तो इवोल्यूशंस का मतलब होता है टू जज द क्वालिटी। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक गमला रखा है, हम उसको देख के बेहतर तरीके से बोल दें कि भाई ये फूल कैसा खिला है, अच्छा है,
गमला कैसा है, झाड़ कैसा है, सिर्फ हम जज कर रहे हैं, दैट इज द इवोल्यूशन। पर असेसमेंट का पर्पस क्या है, देखिए हम वक्त पे हर वक्त टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहते हैं। देखो टाइम टू टाइम उसको पानी दे रहे हैं झाड़ को, तो डेफिनेटली इट बिकम बड़ा भी रहेगा, वो फूल भी अच्छा रहेगा और हमेशा तरोताज़ा रहेगा। तो इसी तरह इसको कंपेयर किया गया है असेसमेंट पे। असेसमेंट क्या है, इट इज़ द इंक्रीजिंग इन क्वालिटी। हम वक्त पे वक्त जो बच्चों को असेसमेंट फीडबैक दे सकते हैं, वही क्या हो रहा है, क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, उसे हम कह रहे हैं असेसमेंट। अब नेक्स्ट आ जाता है कि क्लासरूम जब असेसमेंट होता है तो वहाँ पे 3 चीज़ों पे बहुत गौर किया जाता है। पहला है असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज ए लर्निंग। तो पहले हम देखेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है वो स्टूडेंट्स की, अरे यहाँ डायग्राम नहीं आया है पीपीटी में। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हो रही है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें होती है। फॉर मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, और यहाँ पे जो है ऑफ का मतलब लेंगे हम समेटिव असेसमेंट, और एस का मतलब हो जाता है वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को डायग्नोसिस करते रहना है। तो फर्स्ट हम देंगे प्लेसमेंट असेसमेंट, असेसमेंट फॉर फॉर्मेटिव क्या हो रहा है, और इसमें सॉरी टू, हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखे थे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है स्टूडेंट्स का, हम क्लास के अंदर डेली एक्टिविटीज़ के दौरान लेते हैं, जैसे कि एक्टिविटी करवा रहे हैं क्लास के अंदर, प्रोजेक्ट हम करवा रहे हैं, और डे टू डे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे जो होता है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का पर्पज़ है इट्स गिव द फीडबैक टू बोथ ऑफ अस, फॉर स्टूडेंट एंड टीचर ऑल्सो। नेक्स्ट है हमारा समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट हम यहाँ इसे कहते हैं, द समेटिव असेसमेंट कम फ्रॉम द वर्ड समरी। समरी से ये वर्ड आया है। समरी का मतलब हो जाता है कि हमने साल भर के अंदर जो बच्चों को बताया पढ़ाया है, उसका लास्ट में हम एक रिकॉर्ड की शक्ल में जो देते हैं उसको हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट ऑफ जो एनुअली लिया जाता है, और it is related to the end of the examinations. एग्जामिनेशन का एंड हो गया, that is the summative evaluations. नेक्स्ट summative evaluations के बाद हम जाएंगे कि summative evaluation जो होता है और फॉर्मेटिव इवोल्यूशंस में फ़र्क क्या है। जैसे कि यहाँ एक चीज़ देखिए, इस डायग्राम में बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि एक कुक है और जब वो सूप बना रहा है, अगर वो खुद चखता है, चखने के बाद उसे लगता है कि इसमें कुछ नमक कम है तो नमक ऐड करेगा, उसे लगा उसमें मसाले कम है, स्पाइसेस कम है तो स्पाइसेस उसके अंदर डाल देगा, तो वो एक सूप परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। इन द सेम वे उसे हम कहेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे कि टीचर टाइम टू टाइम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, उसको फीडबैक दे रहे हैं, उसको गाइडेंस दे रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। और समेटिव, यहाँ पे बच्चे को हमने कुक ने क्या किया है, सूप तैयार किया है और ले जाके डायरेक्ट किसके पास दे दिया है, कस्टमर को सर्व कर दिया है। तो डायरेक्ट कस्टमर सर्व कर रहे, खा रहे हैं और उसे टेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज द समेटिव। वहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं रह जाता है कि उसको वापस ले जाके फिर से उसमें नमक डाल के लाओ या स्पाइसेस ऐड करके लाओ, उसको परफेक्ट बना के लेकर आओ। हम डायरेक्ट उसको सर्व कर दे रहे हैं। लेकिन फॉर्मेटिव के अंदर वी गिव द फीडबैक टू time to time to the student and time to the teachers also to change their strategy of method of teaching. That is the formative evaluation and that is the formative and summative evaluation. Next हम जाएंगे डायग्नोसिस असेसमेंट। डायग्नोसिस मतलब हम स्टूडेंट्स को वहाँ पे डायग्नोसिस करेंगे कि उसको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द मिसकंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट, उसको डाउट कहाँ पे है, उसको कंफ्यूजन कहाँ पे है, वो एक टीचर बेहतर तरीके से समझ सकता है
और उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। दैट इज द डायग्नोसिस असिस्मेंट। हम डायग्नोसिस करना है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि उसको कंसेप्ट कहाँ समझ में नहीं आया, उसका डाउट कहाँ पे है और उसको कंफ्यूजन कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें दूर करने के लिए डायग्नोसिस असिस्मेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 360 डिग्री होलिस्टिक असिस्मेंट। अब यहाँ देखिए ये जो डायग्राम है एक स्टूडेंट्स है और उसके चार 360 मतलब ऑल राउंड पूरा 360 डिग्री असिस्मेंट हो रहा है। यानी कौन कौन कर रहा है, उसका टीचर्स कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, सेल्फ हो रहे हैं एंड पीयर्स भी कर रहे हैं। दैट इज द न्यू कंसेप्ट ऑफ असिस्मेंट अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। यहाँ पे स्टूडेंट्स का असिस्मेंट जो हो रहा है पीयर्स के जरिए, टीचर्स के जरिए, सेल्फ के जरिए, सुपरवाइजर कर के जरिए और पेरेंट्स के जरिए उसका असिस्मेंट हो रहा है। उसको वक्तन हर कोई उसको फीडबैक वहाँ पे दे रहा है और उसमें इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। दैट इज द 360 डिग्री असिस्मेंट। 360 डिग्री असिस्मेंट के बाद हम जो आते हैं वो 360 किससे जुड़ा हुआ रहता है, हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशंस। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशंस क्या होता है, इट इज द कॉलेस्टिक एंड नॉन कॉलेस्टिक, दोनों अचीवमेंट यहाँ पे बच्चों का दिया जाता है। यह देखिए फिगर में हम देख सकते हैं कॉलेस्टिक सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां हम क्वांटिटेटिव मार्क्स जमा करना चाह रहे हैं बच्चों के, और यहाँ पे सेकंड फिगर में हम देखते हैं कि यह टीचर्स क्या कर रही है, पर्टिकुलर वहाँ पे गाइडेंस दे रही है। यहाँ पे क्वालिटेटिव असिस्मेंट हो जाता है, इसको ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है कॉलेस्टिक एंड नॉन कॉलेस्टिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। नाउ वी कंक्लूड दिस सेमिनार पे हम कंक्लूजन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो हमने अभी तक के सेमिनार में देखा है कि बच्चों का हमको असिस्मेंट करना है तो हमें असिस्मेंट फॉर लर्निंग, असिस्मेंट ऑफ लर्निंग, असिस्मेंट एज ए लर्निंग, ये तीनों चीज़ों को देखा गया है। उसके बाद में फॉर्मेटिव असिस्मेंट, समेटिव असिस्मेंट। तो यहाँ पे टीचर्स का क्या रोल हो जाता है, तो टीचर्स का ये रोल हो जाता है तो यहाँ पे टीचर्स ने स्टूडेंट्स को रेगुलर फॉर्म ऑफ टेस्टिंग करना चाहिए, शुड टेक प्लेस, इफेक्टिव इवोल्यूशंस होना चाहिए, टेस्टिंग रिक्वायर क्या होनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए टीचर ने। जैसे मैंने बोला जब भी हम असिस्मेंट करने जाते हैं वी शुड फर्स्ट ऑफ यू टू प्लान हाउ टू असिस्ट, किस तरह हमें असिस्ट करना है, वहाँ पे उसकी हमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। और हमें क्या असिस्ट करना है, वेदर इट इज़ क्वालिटेटिव या वेदर इट इज़ क्वांटिटेटिव, तो प्लानिंग देयर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो कंक्लूजन निकाले हैं कि इट हेल्प्स द टीचर्स को भी हेल्प होता है, स्टूडेंट्स को भी हेल्प होता है। इट हेल्प्स टू एडमिनिस्ट्रेटर को भी फॉर प्लानिंग देयर फर्दर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल लेवल पे प्लानिंग हम कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू पेरेंट्स अबाउट द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रंस, ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। आउटकम ऑफ द टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन, हमने अभी तक के जो समरी देखा उसका हम आउटकम ये निकाल सकते हैं। इन द एंड वी कैन से दैट एन एफिशिएंट गोल ओरिएंटेड टीचर टेस्टिंग प्लान should contain the clearly understood the objective and a sufficient amount of feedback to make the students aware of their strength and weakness of their performance। तो यहाँ पे ये आउटकम ये है कि स्टूडेंट्स के वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स के जो कुछ भी है परफॉर्मेंस वहाँ पे टीचर बेहतर तरीके से उसको बता सकता है। सेकेंड, इफेक्टिव इवोल्यूशंस एंड टेस्टिंग रिक्वायर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ इवोल्यूशंस एंड प्लानिंग। तो हेयर वी कंक्लूड, यहाँ पे आवर सेमिनार कंक्लूड करते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेमिनार।